आज हम फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स का, मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यू दैट कॉन्सेप्ट, उसको समझिएगा, उसका बैकग्राउंड समझिएगा तो आपको आगे समझ आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है। आपके ये अलग बात है कि 11th में आपको बेसिक, अभी आपने स्टार्ट किया तो आपको बेसिक एडजस्टमेंट्स पूछे, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको समझना, कायदे से समझना जरूरी है। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं जो अभी तक हम करते आए हैं। दो एग्जांपल दूंगा, एक और अच्छा याद आया, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी आया होगा कि जब हम ओनर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर हम गुड्स अपने फ्री सैंपल्स में बांट दें तो हम एंट्री करते हैं फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर हम सारे गुड्स जल गए, लॉस बाय फायर हो गया, तो हम लॉस बाय फायर को डेबिट करते हैं। अगर हमने अपने कुछ गुड्स को फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया तो हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। हम इन सारे अकाउंट्स को डेबिट करते हैं और जो क्रेडिट हम करते हैं वो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम परचेजेस को क्रेडिट क्यों करते हैं? व्हाई नॉट सम एनी अदर अकाउंट? हमको दूसरा अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं करते? हम परचेजेस को क्यों क्रेडिट करते हैं? अब सवाल ये है, तो यहां पर मैं इसका आंसर आपको ऐसे देना चाहूंगा कि आपको ये मैंने बताया हुआ है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, व्हेन वी मेक द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है कि जो आपने गुड्स बेचे हैं उसको बेचने पे आपको क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, वो आपको निकालना है। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं तो एक तरफ मैंने आपको समझाया था कि एक तरफ हम सीओजीएस लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरी तरफ हम सेल्स लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला। तो जो गुड्स हमारे जल गए, जो गुड्स हमारे फ्री सैंपल्स में चले गए, जो गुड्स हमने फर्नीचर में यूज कर लिया, जो गुड्स हमने ओनर ने निकाल लिया, ये कोई भी ऐसा गुड्स नहीं है ना, वो हमारा सीओजीएस का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि उसको हमने बेचा ही नहीं। सीओजीएस क्या है? सीओजीएस मतलब जो गुड्स हमने बेचे, ये तो बेचे नहीं ना, ये तो यूज हो गए। कहाँ यूज हो गए? फ्री सैंपल्स में यूज हो गए, फर्नीचर में यूज हो गए, ड्राइंग्स में चले गए या जल गए। इस वजह से हम परचेजेस में से ही उसको माइनस कर देते हैं, so that we can find out correct cost of goods sold। अगर हम परचेजेस में से नहीं घटाएंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेक्ट नहीं आएगा। मुझे सीओजीएस अपना सही निकालना है। सही सीओजीएस निकालने के लिए हमें उसको अपने परचेजेस में से माइनस करना पड़ता है। तो जब हम परचेजेस में से माइनस कर देते हैं, देन वी आर एबल टू गेट ट्रू सीओजीएस। और जब हमारा सही सीओजीएस आएगा तो ही हमारा प्रॉफिट सही आएगा, क्योंकि वो गुड्स हमने बेचे ही नहीं है। बेचे नहीं है तो हमारा प्रॉफिट ही गलत हो जाएगा, हम नहीं करेंगे उसको। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम इसको परचेजेस में से लेस करके दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे जब लिखूंगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अपना ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परचेजेस। इस परचेजेस में से मैं लेस करता जाता हूँ, मैं इसमें से रिटर्न्स लेस करता हूँ, मैं इसमें से ड्राइंग्स लेस करता हूँ, मैं इसमें से लॉस बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लेस करता हूँ। अगर इसकी एंट्री नहीं हुई है तो, अगर ये एडजस्टमेंट, सॉरी ड्राइंग्स तो कैपिटल में से होता है ना? नहीं, वो ड्राइंग्स है, गुड्स निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए और हमने उसकी एंट्री नहीं की है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, तो गुड्स पर्सनल यूज के निकाले, उसकी क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यस तो हम जब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बनाते समय परचेजेस में से इधर लेस करेंगे और उधर कैपिटल से भी लेस करेंगे। ठीक है, दोनों जगह आएगा। हम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लॉस बाय फायर, उसकी एंट्री नहीं हुई,
गुड्स जो जल गए, तो यहाँ पे हम लॉस को बाय फायर भी लेस करेंगे। हमने यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुड्स जो है हमने फर्नीचर बनाने में यूज किया, लेकिन उसको अभी उसकी एंट्री नहीं की, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की, तो यहाँ पे फर्नीचर बनाने हमने यूज किया, उसको भी लेस करेंगे। तो कहने का मतलब है अगर हमने गुड्स कहीं यूज किए हैं किसी चीज के लिए, तो उसको हमें परचेजेस में से लेस करना जरूरी है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एग्जांपल किस चीज के हैं? ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए हुए हैं, और आपको बोला हुआ है गुड्स ऑफ ₹20,000 were destroyed by fire, not recorded so far। अभी तक हमने उसकी एंट्री की नहीं है, अभी तक की नहीं है, तो हमारे ट्रायल बैलेंस में कहीं आ ही नहीं रहे। ठीक है, हमको बोला गया गुड्स ऑफ ₹5,000 withdrew for personal use, not recorded so far। अभी तक हमने उसकी एंट्री नहीं की। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ एंट्रीज हैं जो हमने नहीं लिखी है, ये हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखा है। हमको ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है हमारा, और ट्रायल बैलेंस के नीचे ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये हमें क्या बता रही है? अभी तक हमने इसकी एंट्री नहीं कर रखी है। तो जब हम इसको ट्रायल बैलेंस में, फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे कैसे? तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, उसका एक साइड बताया मैंने। पर्सनल यूज निकाला तो परचेज में से घटा दीजिए और कैपिटल से घटा दीजिए। जैसे लॉस बाय फायर है तो भी परचेज से, अभी मैं सिर्फ एक साइड बताया, परचेज में से लेस करेंगे। और ये चूंकि लॉस है तो ये पीएनएल अकाउंट में भी आएगा, वो अलग चीज। तो पहली चीज ये, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अभी मेरा पॉइंट ये है कि हम इस टाइप में एंट्रीज के अंदर, इस टाइप के ट्रांजेक्शन में परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट। अगर हमारा परचेज अकाउंट नहीं लेस करेंगे तो सीओजीएस सही नहीं आएगा, सीओजीएस सही नहीं आएगा तो हमारा प्रॉफिट सही नहीं आएगा। इस वजह से हमें इसको परचेजेस में से लेस करना पड़ता है। एक बात है। दूसरी चीज, हमने जनरल एंट्री करते समय चीज सीखी थी, यहां ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि रेंट पेड ₹6,000 including ₹3,000 for next month। अगर आपको पहले जब हमने जनरल एंट्रीज की थी और ये आपको एनसी एंट्री दी गई थी, तो आप इसकी जनरल एंट्री क्या करते थे? आप करते थे रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारी ये एंट्री होती थी। अभी तक हम यही एंट्री करते थे ना? यस सर। ये आपको सिखाने के लिए हम ऐसी एंट्री करते थे। हम ऐसी एंट्री नॉर्मल कोर्स में नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए अभी जनवरी चल रहा है, मेरा अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म होता है, मैं जनवरी में फरवरी का किराया दे देता हूँ, तो भाई साहब मैं ऐसी एंट्री नहीं करूंगा। मैं पता है क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री करूंगा सिर्फ रेंट अकाउंट डेबिट 6,000 कैश 6,000। तो मैं यही एंट्री करूंगा, मैं प्रीपेड में नहीं लिखूंगा। मैं पता चला अभी प्रीपेड लिखूं, फिर अगले महीने फिर मैं प्रीपेड के एडजस्टमेंट एंट्री करूं ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड। अगर मैं प्रीपेड में लिखता हूं तो जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो मुझे फिर से एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड, फिर मैं एडजस्टमेंट एंट्री करूं। तो क्या ऐसी एंट्री मैं हमेशा करता रहूंगा बार बार? तो ये हम बार बार ऐसे नहीं करते। तो मैं क्या करता हूं, अभी जब हम रेंट देते हैं साल के अंत में, तो हम एंट्री करते जाते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ₹3,000 पर मंथ रेंट देना है, तो एक साल का रेंट हुआ 36,000। तो जब मैं रेंट पे कर रहा हूं तो मैं एंट्री कर दे रहा हूं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 मान लीजिए दे दिया।
तो मैंने पूरी एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000। जब मैंने ये एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में रेंट कितने से आ गया? 40,000 से। और जब एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में मैं बैठ के ये सोचूंगा कि इसके अंदर 4,000 रुपए तो मैंने अगले साल के दे दिए, तो एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जाकर मेरी एंट्री होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। ये एंट्री मेरी कब होती है? एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जाकर ये एंट्री मैं करता हूँ। तो आपने 4,000 एक्स्ट्रा क्यों दिए, मतलब कैसे? मैंने क्या कह रहा हूँ, मैंने रेंट दे रहा हूँ, मैंने एडवांस दे दिया, तो जब मैं दे रहा हूँ एडवांस, तो मैं उसको एडवांस तब नहीं लिख रहा हूँ, तब मैं सभी एंट्री सबकी क्या कर रहा हूँ? रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। साल भर में जितनी बार रेंट दिया मैंने, एडवांस दिया तो इस समय साल का दिया, तो अगले महीने का दिया, तो इस साल के मैंने लास्ट मंथ का दिया, तो सबकी एंट्री मैंने कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मेरे रेंट अकाउंट में 40,000 आ गया, मेरे ट्रायल बैलेंस में 40,000। जब मैं प्रॉफिट लॉस निकालने बैठ रहा हूँ, तब मैं देख रहा हूँ कि मेरा रेंट तो 3,000 रुपए पर मंथ है। सर आप न्यूमेरिकली इस बार इसे बता दीजिए ना, मतलब ऐसे समझ जा रहा 40,000 कैसे हो गया। मैंने वही तो कह रहा हूँ, मैंने वो दिखाया आपको अभी एंट्री। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने एज्यूम किया है कि मैंने 40,000 साल भर में रेंट पे किया है, साल भर में मैंने 40,000 रेंट पे किया है, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। मैंने मान लिया है कि मैंने साल भर में 40,000 पे किया, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि मैंने साल भर में 40,000 रेंट पे किया और हर महीने का रेंट मेरा 3,000 रुपीज पर मंथ है, तो बताइए इस साल का एक्चुअल रेंट मेरा कितना होगा? ऐसे ले लीजिए, हाँ बताओ कितना हुआ एक्चुअल रेंट इस मंथ, इस ईयर का एक्चुअल रेंट कितना हुआ? हर महीने मुझे 3,000 का रेंट देना है और मैंने 36,000 और मैंने 40,000 पे कर दिया, तो 4,000 क्या होगा? प्रीपेड। तो ये मुझे कब मालूम पड़ा, मैंने कब कैलकुलेशन किया प्रीपेड का? एंड ऑफ द ईयर। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। जब मैं रेंट दे रहा हूं तो मैं उसको प्रीपेड में नहीं लिख रहा हूं, मैं एंट्री कर रहा हूँ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जब ईयर खत्म हो जा रहा है, तब मैं कैलकुलेशन देखता हूँ, अपनी चेक करता हूँ, और मैं कैलकुलेशन देखकर ये डिसाइड देखता हूँ कि मेरा रेंट तो 36 बनता है, मैंने तो 40 दिया हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि मैंने 4,000 रुपए जो दिए इस साल एडवांस दे दी, तो ये एडवांस जो दिए हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। कब होगी? एंड ऑफ द ईयर। रेंट देते समय नहीं, एंड ऑफ द ईयर जब मैं पूरा साल का हिसाब किताब लेकर बैठूंगा, तब मैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, तो मैंने जब रेंट पे किया तो मैंने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये 40 कैसे आया? मैंने एज्यूम किया है कि मैंने 40,000 पे किया, और जब एंड ऑफ द ईयर मैं प्रॉफिट निकालने लगूंगा, तब मैं एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये एंट्री कब करूंगा मैं? एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में करूंगा। तो सर ये जनरल में रहेगी, मतलब फिर हम जनरल में करेंगे एंट्रीज को, कि मतलब सिर्फ डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स में कर देंगे कि एंट्री करनी पड़ेगी? अब जो एक क्वेश्चन आस्था ने पूछा है मेरे से कि सर ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी कि हम डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स में कर देंगे, एज अ गुड स्टूडेंट यू शुड अंडरस्टैंड। आपको एक अगर अच्छा स्टूडेंट अकाउंटिंग में ग्रिप चाहिए, तो आपको ये समझना होगा कि ये एंट्री तो हमें करनी पड़ती है, लेकिन हमारे पढ़ाने के तरीके में एक ड्रॉबैक है, हमारी एक प्रॉब्लम है पढ़ाने में। हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं फाइनल अकाउंट्स का, तो बच्चा ये समझता है, उसको ये समझ में आता है कि ये तो सिर्फ फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है प्रीपेड। ऐसा नहीं है। फाइनल अकाउंट में भले ही आपको दिखाने को कहा जा रहा है, लेकिन इसके बैकड्रॉप में हमें ये एंट्री तो जनरल प्रॉपर में करनी पड़ती है। और आपके यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं स्कूलों में भी जो पूछते हैं, और जो बुक्स में भी ज्यादातर दिए हुए, उनमें ज्यादातर में जनरल एंट्री किसी में नहीं पूछा है, सब में सिर्फ फाइनल अकाउंट्स में बना है। कुछ एक आध कहीं किसी में क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, मतलब मैंने तो बहुत कम देखा। तो एक आध कोई टीचर पूछ ले तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हर एडजस्टमेंट की एक एंट्री भी होती है,
और वो एंट्री जब आपको फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या स्कूल में पढ़ाए जाते हैं तो उसमें नहीं पूछते वो एंट्री, वो तो आपसे कहते हैं आप फाइनल अकाउंट में दिखाओ, तो आप क्या कहते हो, रेंट के अंदर माइनस कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस में और उसको बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा देते हो। लेकिन इसके पीछे एंट्रीज होती हैं, तो वो एंट्रीज आपको समझना जरूरी है। इज दैट ओके? वो एंट्रीज आपको समझना जरूरी है। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो हर क्वेश्चंस के अंदर आपको हर एडजस्टमेंट की एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जो एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी होती है। मुझे आपको पढ़ा के एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे थोड़ा सा इस टॉपिक को अलग ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं उसको कल पढ़ाऊंगा। मुझे इसके लिए कुछ शीट बनाऊंगा, क्वेश्चन में दिमाग में एक आइडिया आया, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा आज ये टॉपिक पढ़ा के आपको। इज दैट ओके? लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ाया उसमें आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं मेरे से।